करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद वर्मानी, आर्थिक विशेषज्ञ हैं, आईएमएफ में रहे और पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रहे हैं। और हमारे साथ हैं हर्ष रंजन, जो वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वर्मानी जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह के आंकड़े आए 52% और 48%, काफ़ी नज़दीकी मामला था। तो जो पोल्स आ रहे थे वो फ्लक्चुएट कर रहे थे, कई में वो आ गए थे लीव और कई में एग्जिट था, रिमेन था। पर ये जो इमीडिएट टर्मोइल हुआ है या पहले ये था वो डिस्क्रिपेंसी, जो बेटिंग मार्केट्स थी, जो लोग बेट कर रहे थे, मतलब जो पैसा लगा रहे थे, वही जो स्टॉक मार्केट में होता है उस टाइप के लोग लगाते हैं। तो बिग शॉक मेरा ख्याल है उनको लगा है, क्योंकि बेटिंग मार्केट्स कह रही थी कि वो नहीं होगी एग्जिट। तो ये जो पहले दिन का आप टर्मोइल देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन। क्योंकि अगर ज्यादा लोग बेट कर रहे थे कि ब्रिटेन रहेगा और उनको शॉक मिला, तो उस कारण ये जो ज्यादा फ्लक्चुएशन मेरा ख्याल है ये एक दो दिन इसका अनवाइंडिंग सा हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मोटे तौर पर कि जिस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है वैश्विक नेताओं से, हम जान रहे हैं कि ये इस तरह की उम्मीद शायद थी नहीं कि जो है इस तरह का रिजल्ट आएगा, इस तरह के परिणाम आएंगे। हाँ, तो अगर थोड़ा लॉन्गर टर्म देखें तो जनरली हम कई बार शॉक्स देख सके हैं, क्योंकि और टाइप के शॉक्स हुए हैं। पर जनरली हम देखते हैं फाइनेंशियल और रियल इकोनॉमी पे, पर इसकी खासियत ये है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी पे इस पे बहुत इफेक्ट्स होंगे। मेरा ख्याल है कि वो एक्चुअली ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं। वाकई के जो नॉर्मली ऑयल शॉक होता है या कोई और शॉक होता है, तो हम उसका इफेक्ट देखते हैं कि रियल इकोनॉमी पे क्या होगा, फाइनेंशियल इकोनॉमी पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट पे क्या होगा। मेरे ख्याल से जो पॉलिटिकल इकोनॉमी के शॉक्स हैं और उसके थ्रू जो इकोनॉमिक्स पे होगा, वो इसमें थोड़ा ज़्यादा महत्व लेता है। ठीक है, जिस तरह से हर्ष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से भारत पे असर की बात देख रहे थे, हालांकि सेंसेक्स में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, लेकिन आज जिस तरह से उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला और जिस तरह से वित्त मंत्री ने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं, वित्त मंत्रालय ने कहा हम पूरी तरह तैयार हैं, कहा जा रहा है कि छोटे टर्म यानी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म असर पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अगर आप आज के ही पूरे अपने आर्थिक परिदृश्य को देखें तो दुनिया के तमाम देशों में जिस तरह वहाँ की मुद्राएं गिरी हैं, रुपया उसके मुकाबले में नहीं गिरा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इंडियन इकोनॉमी या इंडियन मार्केट जो आप कहिए या बैंकिंग सिस्टम जिसकी हम बात करते हैं, वो अपने आप में पूरी तरह फूल प्रूफ है। शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। वो भी जो सेंसेक्स दिन में 1000 पॉइंट तक नीचे गिरा था, वो भी एक इसी वजह से क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और चूंकि पूरा एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट धड़ाम हो गया, इस वजह से लोग शॉक में आके यहाँ सडन सेलिंग शुरू कर दी। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से मार्केट संभला है। दूसरी बात, किसी ने, जैसा वर्मानी जी ने बताया, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभी सोमवार को, आज कल के रेफरेंडम के पहले एक प्री पोल कराया गया था। उस प्री पोल में बड़े ही साफ तरीके से ये चीज आई थी कि ब्रिटेन, यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन में रह रहा है। इसी वजह से जो ये बेटिंग वाले थे, उन्होंने आगे बढ़ के बोली लगाई और सबसे ज्यादा शॉक उन्हीं को लगा है। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, भारत पे आप मिड टर्म या शॉर्ट टर्म कह लीजिए, बहुत ज्यादा उसमें भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन के साथ जो हमारा व्यापार है, जो 800 कंपनियां वहां पे काम करती हैं, टाटा मेनली उसमें टाटा है, देखिए टेक महिंद्रा है, मदरसन सुमी है, और इन्हीं के शेयर ज्यादातर गिरे हैं। आप ये देखिए कि $14 बिलियन का ब्रिटेन के साथ हमारा कारोबार है, लेकिन 3.7 बिलियन, 4 बिलियन के आसपास ट्रेड सरप्लस है। तो इसका इमीडिएट फ्यूचर में बहुत ज्यादा ऐसा कोई फर्क पड़ेगा, इसमें कोई घबराने वाली बात ठीक है। वर्मानी जी, एक बड़ा मुद्दा इसमें ये उभर कर आया कि हमने देखा था 2008 के बाद जिस तरह से अमेरिकी इकोनॉमी में भी बात हुई थी, एक प्रोटेक्शनिज्म की एक बात हुई थी, कुछ उसी तरह की बात यहाँ भी दिखती है। और क्या अगर इस तरह की कोई बात है, एक संरक्षणवादी होने की बात है, तो क्या इसका प्रसार होगा और यूरोपीय देशों में, क्योंकि वहाँ भी इमिग्रेशन का मुद्दा है, दूसरे मसले हैं? देखिए, जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज के थ्रू होता है, क्योंकि
इसमें कई नई अनसर्टेनिटीज आ गई हैं। जैसे यूरोप प्रोजेक्ट है, उसका क्या होगा। यहाँ तक के भी जो अमेरिका में गिरा है, ये कहते हैं लार्जेस्ट फॉल आपका उसमें आया नहीं है, लार्जेस्ट फॉल सिंस अगस्त। आप अगस्त देखें तो चीन का मुद्दा आया था। ठीक है। तो इसमें पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स मिक्स्ड हो गया है। तो क्योंकि यूएस में वो लोग सोच रहे हैं अगर ऐसी चीज ब्रिटेन में हो सकती है तो हमारे वहां पे जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है उसमें भी कंप्लीट उथल पुथल ना हो जाए। ठीक है। सो सडनली वो जो पॉलिटिकल इकोनॉमी का शॉक है ना, उसके इफेक्ट, क्योंकि हम इतना जानते नहीं है इकोनॉमिक्स को, तो फिर भी हम समझते हैं ट्रेड पे इफेक्ट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट पे क्या होगा, पर पॉलिटिक्स पे जो इफेक्ट होगा ना, वो सब डर रहे हैं क्योंकि वो बहुत अनसर्टेनिटी हो जाएगी। ठीक है। एक आंकड़ा और भी हमारे सामने है कि जो भारतीय मूल के लोग वहां जिन्होंने मतदान किया, या जो दक्षिण एशियाई देशों के जो और भी दूसरे देशों के लोग, तो उन्होंने लगभग 55% तक रिमेन की बात की थी, यानी वो ईयू के साथ रहने के पक्ष में मतदान किया। तो इसमें एक मुद्दा तो जो इन्होंने बोला वो है कि जो इंडियन कंपनीज जैसे हमने बात की, जो यूके और यूरोप में दोनों हैं, उनको काफी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, इसलिए वो नहीं चाहते थे। तो जो इंडियंस आप सेटल्ड हैं जो दोनों में ऑपरेट कर रहे हैं, तो एक तो वो है, और दूसरा पर्सनल है, जो इमिग्रेशन की आपने बात की, जो फॉरेनर्स या हमारे टाइप के लोग हैं उनके क्रॉस कनेक्शंस होते हैं, उनको यूनिफाइड वर्ल्ड हर बार ही बेटर लगता है, ताकि कोई नेशनलिस्टिक, अल्ट्रा नेशनलिस्टिक हो। तो उस दृश्य दैट एक्सप्लेन्स कि ये क्यों था 55। ठीक है। आपको लगता है हर्ष जी की जो इमिग्रेशन वाला मुद्दा था, और कई सर्वे बताते हैं, 2013 का सर्वे मेरे पास है जिसमें बताया गया कि 3 में से 1 आदमी कहीं ना कहीं इस इमिग्रेशन वाले इशू को लेकर बहुत परेशान है, और कहा जा रहा है कि 1990 से 2014 के बीच में 5 मिलियन लोग आए। और क्या लगता है कि ये इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि इसने न सिर्फ राजनीतिक को प्रभावित कर दिया, बल्कि आर्थिक सवालों पे भी उसको लेकर चिंता पैदा कर दी लोगों के बीच में? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे, ये दरअसल केवल आर्थिक मुद्दा ही नहीं है, आर्थिक मुद्दे से ज्यादा ये आर्थिक राजनीतिक मुद्दा हो गया है, और ये वही लोग हैं जो नहीं चाह रहे थे। अब सवाल है कि यहाँ से आगे क्या होगा। अब तो यूके जो है यूरोपीय यूनियन से अलग हो चुका है, अब आगे क्या होगा। आर्टिकल 50 जो ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन है, उसके तहत उसके सदस्य बने थे लगभग 41 साल तक यूके 1973 के बाद और 75 के बाद रहा है। अब आगे का क्या रास्ता है? मुझे ये लगता है, क्या यूरोपीय यूनियन अब सरवाइव करेगी? मुझे नहीं लगता है कि आवाजें देखिए स्पेन से उठनी शुरू होंगी, आवाजें फ्रांस से, भले ही आज वो लोग भारी मन से इसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन 3 देश ऐसे हैं, इटली, फ्रांस और स्पेन, जहां धीरे धीरे अंदर अंदर वो भी यूरोपीय यूनियन से अलग होने की वहां बातें चल रही हैं। और जैसे देश भी जी, और बिल्कुल, और वहां जब आवाजें उठने लगी, तो ये जब अगर अलग हो गए आने वाले कुछ वर्षों में, तो यूरोपीय यूनियन के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा। और इससे भी अहम बात है कि अब अक्टूबर में डेविड कैमरून साहब प्रधानमंत्री ब्रिटेन के ने इस्तीफा दे दिया है, अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद कौन होगा, इस पे जरूर हम मानिए, जैसे बोरिस जॉनसन का नाम सबसे आगे चल रहा है, कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, और वो बिल्कुल अलग होना चाहते भी थे। तो उस पे आप थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं कि जो आर्थिक राजनीतिक संकट का दौर शुरू होने वाला है वो क्या होगा। लेकिन एक बात और है वीरबानी जी, मैं जानना चाहूंगा कि भारत के लिहाज से, ब्रिटेन और यूरोपियन इन सब के लिहाज से अगर देखें तो आगे अब क्या होगा, क्या किस तरह से व्यापारिक जो ये पूरी प्रक्रिया है आगे बढ़ेगी, उसके लिए क्या कुछ हम देखेंगे आगे? अब जो आप इंडिया और यूके की बात कर रहे हैं, इंडिया, यूके, यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का व्यापार, इस नजरिए से क्या बदलाव इसमें होगा? मेरा ख्याल है हमारे पे इतना डायरेक्ट इफेक्ट भी ज्यादा नहीं होगा। एक्चुअली जो मैं कह रहा था, ये थोड़ा अलग सा चीज है, जो नॉर्मल शॉक्स होते हैं उससे अलग इसलिए है कि जनरली हम नेगेटिव इफेक्ट्स ही देखते थे पहले। इसमें एक्चुअली पॉजिटिव भी हो सकता है, और गवर्नमेंट ने कई जगह पे बताया भी होगा, प्रधानमंत्री ने। एक बात ये कही जा रही है कि क्योंकि वो स्टेबल, चाहे आप पॉलिटिकल इकोनॉमी की मैंने बात की, हम ज्यादा स्टेबल हैं, इकोनॉमी की बात करें, एज लॉन्ग एज हम वो अपने रिफॉर्म जो आउटलाइन किए हुए हैं उस पर चलते जाएं, तो एक्चुअली कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। नेगेटिव्स तो हम सब डिस्कस कर ही रहे हैं, तो इसलिए एक्चुअली जो बैलेंस है वो इतना क्लियर नहीं है। भारत
भारत के लिए किस वो तरह का net पॉजिटिव positive भी हो होगा? सकता है। भारत के लिए किस तरह का पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव इसी तरह हो सकता है कि ये जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ठीक मॉनसून होगा, कई रिफॉर्म जैसे जीएसटी पास हो गए, तो जब ये होगा तो और भी ज्यादा कैपिटल इनफ्लोज आ सकते हैं देन वुड हैव टेकन प्लेस अदरवाइज, जैसे कहते हैं। तो इस करके क्योंकि लोग अब सोचेंगे वहाँ बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो गई है, तो चलो हम थोड़ा इंडिया में और डाल दें, ठीक है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव इफेक्ट भी हो हर्ष जी, सकता है। बस आखिरी। ये देखिए वही है, भारत की अर्थव्यवस्था कहें या फिर कहें कि भारतीय शेयर बाजार जो है, ये रादर देन इंटरनेशनल फैक्टर्स, ये डोमेस्टिक फैक्टर्स से ज्यादा गाइडेड होंगे। ठीक है। जैसा अभी बातचीत हो रही थी कि मॉनसून इस बार काफी बेहतर है, इसका एक बहुत ही मेजर इंपैक्ट अभी से ही शेयर मार्केट पे आना शुरू हो ठीक गया है, है। ठीक जो है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देख भी रहे हैं उसको हम मार्केट करेक्शंस कह सकते हैं, अगर जीएसटी पास हो जाता है, ठीक है। जिसकी पूरी संभावना देखिए, है। मोटे तौर पे मैं जवाब चाहूंगा कि हम ये कह सकते हैं कि क्या ब्रिटेन के लिए भारतीय बाजार और जो दोनों संबंध है दोनों देशों के बीच, उस नजरिए से देखें तो कोई फायदा, इसका कोई सकारात्मक असर आप देखते हैं? देखिए, निकट भविष्य में ना ही मैं कोई बहुत बड़ा सकारात्मक असर देखता हूं, ना ही कोई बहुत ऋणात्मक असर ठीक है, देखता हूं। ठीक है। कोई अभी ऐसा एज ठीक सच है। इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षी आपका और बिरबानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।